रमेश सिप्पी की फिल्म शोले को हिंसा को बढ़ावा देने वाली फिल्म भी माना गया है। ठाकुर गब्बर सिंह जिस तरह से ठाकुर के दोनों हाथ काट देता है या मासूम पोते की निर्ममता से हत्या करता है, वो इस मूवी में क्रूरता को दर्शाता है। इसके बावजूद शोले में बहुत सी इमोशनल कहानियाँ हैं जो दिलों को छूती है। वहीं कुछ कहानियाँ अधूरी भी छोड़ दी गई हैं। हिंदी के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि और पुरानी होकर मेरी और नशीली मधुशाला, कुछ यही हाल कल्ट मूवी शोले का भी है। संजीव कुमार और अमजद खान जैसे स्टार्स की शोले की रिलीज को 50 साल पूरे हो गए हैं। इन 5 दशकों में पुरानी पीढ़ियाँ गई है और नई पीढ़ियाँ आ गई है, लेकिन 50 साल बाद भी हिंदुस्तान की कोई दूसरी फिल्म रमेश सिप्पी की शोले जैसी इतनी चर्चा नहीं पा सकती। शोले के डायलॉग, शोले के सीन, शोले के कैरेक्टर सालों साल से चिर युवा बने हैं और इन्हीं में ठाकुर और गब्बर के तेवर जितने चर्चित रहें, तो अमिताभ जया के किरदारों के प्रसंग भी उतने ही भावुक। इन किरदारों के माध्यम से राइटर और डायरेक्टर विधवा विवाह का संदेश भी देना चाहते थे। हैरत की बात यह भी है कि जिस फिल्म को रिलीज के वक्त समीक्षकों से बहुत ही खराब रेटिंग मिली, पत्र पत्रिकाओं ने खारिज कर दिया। थिएटरों में शुरुआती कुछ दिनों तक भीड़ नहीं जुट सकी। उसी फिल्म के ऊपर जो है वो बाद में मोटी मोटी किताबें लिखी गई। देश भर के सिनेमा घरों में वो महीनों चलती रही। मुंबई के मिनर्वा हॉल में कुल मिलाकर 5 साल तक चली। वाकई यह तथ्य बहुत ही अनोखा हो जाता है, लेकिन उसी शोले को जब हम आज के दौर में दोबारा देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कई बातें अधूरी रह गई हैं। तो आज हम शोले के कुछ अधूरी कहानियों पर फोकस डालने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं यहाँ जिन अधूरी कहानियों का जिक्र कर रहा हूँ उसकी चर्चा गाहे बगाहे कई बार हो चुकी है। कितना वीडियो में शोले का अननोन फैक्ट बता चुके होंगे लोग, लेकिन ये अधूरी कहानियाँ ऐसी है जो पूरी हो भी सकती थी। मसलन अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के किरदार याद कीजिए। रामगढ़ में जब जय और वीरू यानी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र आते हैं, वीरू का इमोशनल कनेक्शन बसंती यानी हेमा मालिनी से हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ठाकुर की विधवा छोटी बहू राधा यानी जया बच्चन से जय का इमोशनल कनेक्शन जो है मन ही मन दबा रहता है, वह अभिव्यक्त है। दोनों का आमना सामना होता है। राधा को जय कभी चाबी कभी बकरी का बच्चा सौंपते हैं और राधा की मुस्कान में एक उष्मा महसूस करते हैं, जिसमें वो अपने लिए सुनहरे भविष्य का आकार लेता हुआ पाता है। फिल्म में राधा ठाकुर बलदेव प्रताप सिंह यानी संजीव कुमार की छोटी बहू है, जो कि गब्बर के हाथों मारे जाने के बाद युवा अवस्था में विधवा हो चुकी थी। कई बार ऐसा देखा गया था कि जय देर रात तक माउथ ऑर्गन्स बजाते रहते हैं, मधुर संगीत छेड़ते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ राधा लैंप बुझा रही होती है। दोनों के बीच दूरी है, लेकिन मन एक दूसरे का नज़दीकी पा चुका है। राधा की नज़र जय की तरफ जाती है, जय की नज़र भी राधा की तरफ जाती है। ऐसा एहसास होता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मोहित हो रहे हैं। दोनों के दिलों की अनुभूति ठाकुर साहब और नौकर रामलाल के मन तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि ठाकुर साहब राधा के पिता को जाकर कहते हैं कि आप चलकर जय को एक बार खुद देख लीजिए। जय बहुत अच्छा लड़का है। तब इफ्तिखार कहते हैं कि राधा अब आपकी भी बेटी है, आप जो भी कहेंगे उसमें मैं साथ हूँ। यानी ठाकुर साहब और राधा के पिता भी दोनों के रिश्ते के खिलाफ नहीं है, लेकिन नियति कुछ और थी। गब्बर सिंह के गिरोह से लड़ाई के दौरान जय जख्मी होते हैं। उसी वक्त राधा दौड़ते हुए आती है और जख्मी जय को देखती है। कलेजा एक बार फिर से पीड़ा से भर जाता है। इस वक्त जया बच्चन चेहरे पर उभरी पीड़ा को महसूस किया जा सकता है। वीरू की गोद में लेटा हुआ जख्मी जय राधा की तरफ देखकर कहता है, देखो वीरू, यह कहानी भी अधूरी रह गई। इस फिल्म में इस प्रकार विधवा विवाह के प्रति एक संकेत करने की कोशिश की गई थी। खास बात यह है कि बाद में इसे साकार करने के बारे में भी सोचा गया। शोले रिलीज का ये शुरुआती हफ्ता था। सिनेमा हॉल हाउसफुल नहीं होने पर अमिताभ बच्चन के घर रमेश सिप्पी, सलीम जावेद आदि के साथ एक मीटिंग हुई। उसमें कहानी के एक हिस्से में बदलाव का विचार किया गया। जय और राधा की शादी कराने पर सहमति जताई गई। सोचा गया कि इससे समाज में विधवा विवाह का मैसेज जाएगा और हो सकता है
इससे शो हाउसफुल हो जाए। रमेश सिप्पी ने कहा, एक दिन और देख लेते हैं। इसी बीच हॉल में दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी और वह विचार वहीं थम गया। इस तरह वह कहानी वहीं अधूरी छोड़ दी गई। शोले में अधूरी कहानियाँ और भी हैं। एक किरदार है इमाम साहब। A.K. हंगल ने यह किरदार निभाया है। इनके बेटे हैं अहमद मियाँ, जिसका रोल सचिन ने किया था। सचिन इसमें एक किशोर युवा है। बड़े हंसमुख पिता इमाम साहब उसे जबलपुर बीड़ी के कारखाने में नौकरी पर जाने के लिए बार बार कहते हैं। अहमद को लेकर इमाम साहब ने सपने बुन रखे थे, अगर अहमद नौकरी कर ले तो उसका विवाह होगा, परिवार बसेगा। लेकिन रास्ते में गब्बर सिंह गिरोह का डाकू उसकी हत्या कर देता है। गांव में मातम पसर गया। इमाम साहब की भी ख्वाहिश अधूरी रह गई। एक ही बेटा था। गमजदा इमाम साहब कहते हैं कि उनको 2-3 और बेटे क्यों न हुए जो इस गांव के काम आते। शोले में अधूरी कहानी और भी है। आमतौर पर डकैत कथाकक वाली फिल्मों में डकैत का सरदार किसी घर पर हमला करने के दौरान वहां के बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाता है, उसको पाल कर बड़ा डाकू बना देता है। लेकिन शोले में ऐसा नहीं होता। गब्बर सिंह और उसके गिरोह के डाकू जब ठाकुर के परिवार पर हमला करने आते हैं और परिवार के सारे सदस्यों की हत्या कर देते हैं, यहाँ तक कि ठाकुर के मासूम पोतों को भी नहीं बख्शते, जो कि उस वक्त मुश्किल से 8 से 10 साल का रहा होगा। गब्बर सिंह उसकी भी बहुत ही निर्ममता से हत्या कर देता है। राधा मंदिर चले जाने की वजह से डाकू के आतंक की शिकार नहीं होती है। डायरेक्टर और राइटर अगर चाहते तो मासूम की हत्या से बच सकते थे। अगर गब्बर सिंह उस बच्चे को उठाकर ले जाता और अंत में जब गब्बर को पुलिस के हवाले किया जाता है, वहाँ पुलिस बच्चे को छुड़ाकर ठाकुर के हाथों सौंप देते तो भी कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि रमेश सिप्पी ने शोले को सबसे अलग तरह की फिल्म बनाने की ठानी थी। वह नहीं चाहते थे कि अब तक हिंदी फिल्मों में डकैतों को जिस तरह से दिखाया गया है वहीं यहाँ भी रिपीट हो। शायद यही वजह है कि मासूम का अपहरण के बदले उसकी हत्या दिखाई गई। जब जय और बीरू रामगढ़ आते हैं और ट्रेन में डकैती के दौरान भी ठाकुर और जय बीरू की बातचीत से पता चलता है कि दोनों बदमाश हैं और उनका कोई ठिकाना नहीं है। अपराध करना, जेल जाना और फिर अपराध करना, यही उनका काम है। वे कहाँ से आए ये भी नहीं मालूम। कहानी में दोनों की कोई बैक स्टोरी नहीं है। लेकिन जब कहानी ख़त्म होती है तो ठाकुर बीरू को रेलवे स्टेशन छोड़ने आते हैं। बीरू दोस्त जय के साथ आया था, लेकिन अकेला उदास जा रहा था। उसके चेहरे पर गम को देखा जा सकता था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। बीरू बोगी में जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सामने वाली सीट पर बसंती दिखाई देती है। बसंती भी अकेली है। वो बीरू के गम में शामिल होना चाहती है। बीरू अचरज भरी निगाहों से देखता है। वहीं बसंती की आंखों में भी एक हसरत है। दोनों वहाँ अपना अपना अकेलापन दूर होता हुआ महसूस करते हैं। एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, गले मिलते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें अधूरी कहानी क्या है। दरअसल बसंती अपने घर में मौसी के साथ रहती है। मौसी बूढ़ी हो चुकी है। बसंती टांगे चलाती है। उसी से उसका धनु और मौसी का गुजारा होता है। यानी बसंती अकेली उस घर में कमाने वाली है। ऐसे में बसंती धनु और मौसी को छोड़ ट्रेन में बीरू के साथ चली जाती है। धनु और मौसी का क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, इसका ख्याल नहीं। दूसरी बात कि बीरू आखिर जाता कहाँ है, उसका कुछ आता पता तो था नहीं। अगर डायरेक्टर राइटर चाहते तो ठाकुर के पोते की ज़िंदगी बचाने के साथ साथ बीरू को भी रामगढ़ में बसा सकते थे, क्योंकि वो एक जगह जय से बातचीत में कहना भी है वो यहीं ज़मीन खरीद कर खेती करना चाहता है। अगर बीरू रामगढ़ में ही बसंती के साथ बस जाता तो भी कहानी में कोई कमी नहीं आती। आज मैं जिन अधूरी कहानियों का जिक्र कर रहा हूँ शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि तमाम अधूरी कहानियाँ और कमियों के बावजूद शोले एक कल्ट मूवी है। फिल्म में रिलीज़ के 50 साल पूरे होने पर भी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसका चर्चा हो रही है। ये हाल देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि 100 साल बाद भी लोग शोले को नहीं भूल सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।